नमस्कार नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के विरोध में संवाद, संघर्ष और सियासत का खेल चल रहा है और इस खेल का आज 29वां दिन है। फिलहाल स्थिति यह है कि इस खेल का अंत अभी नजर नहीं आ रहा क्योंकि अभी चिट्ठी वार चल रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी अपनी पार्टी के सांसदों के साथ आज एक्टिव दिखे। उधर सरकार ने आज फिर किसानों को वार्ता के लिए एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा है खुले मन से बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि कल किसानों ने कहा था कि सरकार खुले मन से बातचीत के लिए तैयार नहीं है, यानी कि संवाद, संघर्ष और सियासत की ये अनोखी स्क्रिप्ट है। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है, धैर्य दोनों तरफ से जवाब दे रहा है। हरियाणा में गठबंधन सरकार के नेताओं का विरोध नजर आ रहा है और यहां तक कि प्रदर्शनकारियों ने सीएम और डिप्टी सीएम के विरोध का भी आगाज कर दिया है। इस विरोध को देखते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन यह धींगा मस्ती बर्दाश्त नहीं होगी। यानी धैर्य दोनों तरफ से जवाब दे रहा है। दूसरी तरफ चिट्ठियों का दौर अभी जारी है, लेकिन उसका हल नजर नहीं आ रहा। सवाल यह है कि क्या जवाब दे रहा धैर्य मुद्दे को भटका देगा, यानी जो धैर्य धीरे धीरे सब्र का बांध टूट रहा है वो इस पूरे मामले को भटका देगा। क्या बातचीत का दौर फिर से जल्द शुरू होगा, बड़ा सवाल है। और सरकार ने जो चिट्ठी लिखी है वो इस बार क्या खुले मन से लिखी है, जो बात लगातार किसान संगठन कर रहे हैं। बीजेपी जेजेपी नेताओं के विरोध का तरीका कितना कारगर है, जिस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं, और वार्ता किस तरफ जा रही है। किसानों को सरकार के चिट्ठियों पर भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा, तमाम बड़े सवाल जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स पर एक नजर डाल लेते हैं। आंदोलन की बड़ी बातें आपको बता दें, किसानों ने सरकार का प्रस्ताव कल ठुकरा दिया था। संशोधन नहीं, तीनों कानून वापस लेने पर किसान अड़े हैं। प्रस्ताव खोखला और हास्यास्पद है, यह किसानों ने कहा। किसानों ने उत्तर देना उचित नहीं समझा। सरकार ठोस प्रस्ताव लिखित में भेजे तो किसान बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार खुले मन से बातचीत के लिए बुलाए। प्रस्ताव में एमएसपी पर कुछ भी साफ नहीं किया गया है, यह किसानों का आरोप है। वही सरकार की ओर से किसानों को एक और चिट्ठी आज लिखी गई। कृषि मंत्रालय की ओर से यह चिट्ठी लिखी गई। सरकार ने कहा बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। किसानों की हर मांग पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। मुद्दों के तार्किक समाधान तक पहुंचने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ऐसा सरकार ने चिट्ठी में लिखा है। लिखित और मौखिक मुद्दों पर वार्ता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। वही कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपति भवन के लिए राहुल गांधी का मार्च। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक सांसदों के साथ मार्च करने की योजना थी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस के मार्च को दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी असंतोष का आतंकवाद के रूप में सरकार वर्गीकरण कर देती है। प्रियंका गांधी ने कहा बीजेपी सरकार किसानों के पेट पर लात मार रही है। वहीं हरियाणा में किसानों के विरोध प्रदर्शन का एक अलग रूप हमें देखने को मिल रहा है। बीजेपी जेजेपी नेताओं का बहिष्कार किया जा रहा है। अंबाला में सीएम के काफिले का भी विरोध हुआ था जब वो निगम चुनाव में प्रचार करने गए। उचाना में डिप्टी सीएम का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। डिप्टी सीएम के आगमन का विरोध किया गया। फतेहाबाद में बिजली मंत्री के खिलाफ भी कल प्रदर्शन किया गया। जेजेपी विधायक बबली के निवास का भी घेराव, देवेंद्र बबली। उकलाना में अनूप धानक के खिलाफ भी विरोध नजर आया। अब इस विरोध को देखते हुए हरियाणा के सीएम का बयान आया है। हरियाणा के सीएम ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। आजकल हम तमाशा देख रहे हैं जिस तरह से सब हो रहा है। कानून रद्द करवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मनोहर लाल ने कहा कि क्या यह डेमोक्रेसी है, यह लोकतंत्र है। सभ्य तरीके से बात रखने का अधिकार सभी को, सीएम ने कहा है, लेकिन धींगा मस्ती किसी के नहीं चलेगी, ऐसा सीएम ने कहा। यानी सब्र कहीं ना कहीं मुझे दोनों तरफ से टूटता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से सब्र का बांध टूट रहा है वो एक तरह से इस मुद्दे को कोई भटका ना दे और जो बातचीत का सिलसिला पहले चल रहा था उसी ट्रैक पर बातचीत आनी चाहिए,
क्योंकि बगैर बातचीत के कोई रास्ता नहीं निकल सकता। हमारे साथ मेहमान लगातार सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं परिचय आपका करा देता हूं। मेरे साथ धर्मपाल धनखड़ वरिष्ठ पत्रकार हैं। धनखड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। गुरजीत सिंह मान है कृषि विशेषज्ञ। गुरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। केपी मलिक है, वरिष्ठ पत्रकार है। मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अनंत राम है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। अनंत राम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ स्टूडियो में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल मौजूद है। सीमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। मैं पहला सवाल धर्मपाल जी आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह से किसानों का विरोध नजर आ रहा है हरियाणा में, जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान, खासकर सरकार के नुमाइंदों का, वो चाहे मुख्यमंत्री साहब हो, डिप्टी सीएम हो, या फिर तमाम वो नेता जो सरकार में शामिल हैं, मंत्री विधायक, ये विरोध प्रदर्शन जो इस वक्त हो रहा है उसमें कहीं पर ऐसा भी हुआ कि थोड़ा सा हिंसक भी हो गया मसला। लेकिन उधर हरियाणा के सीएम ने कहा कि यह धींगामस्ती नहीं चलेगी। यानी एक तरफ विरोध का स्वर लगातार मुखर हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कड़ा बोल बोला गया है। ये तरीका आपको लगता है कि वाकई में आंदोलन जो सरकार चाहती है, केंद्र सरकार कह रही है कि हम ट्रैक पर लाना चाहते हैं, बातचीत होनी चाहिए, और किसान भी बातचीत के लिए कहीं ना कहीं तैयार दिखते, लेकिन खुले मन से बातचीत हो तो तैयार हैं, इस बातचीत के रास्ते पर कुछ असर डालेगा इस तरह के बयान, इस तरह का प्रदर्शन कितना असर डाल सकता है? अपना विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। विरोध प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं, वो थोड़ा तरीका गलत लगता है, क्योंकि किसानों को भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहिए। बेशक किसी का घेराव करे, बेशक अपनी बात करे, बेशक अपना मेमोरेंडम दे, मंत्रियों को दे, मुख्यमंत्री को दे, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि उनका घेराव कर दिया जाए। दरअसल होता यह है कि पब्लिक पे कंट्रोल नहीं होता है। और हरियाणा का जो किसान आंदोलन कर रहा है या जो प्रदर्शन कर रहा है, वो किसी संगठन विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। वो खाली किसान है जो घर से निकल करके और प्रदर्शन करने चला जाता है। उनमें राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता भी होते हैं। तो ऐसे में उस प्रदर्शन को कोई दिशा दे पाना जो है वो संभव नहीं होता है। तो यहाँ जो है सरकार को भी थोड़ा देखना पड़ता है, देखना चाहिए कि किस तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाए। और जैसे जैसे किसान मांग कर रहे हैं, वैसे सरकार को भी अपनी बात खुले मन से रखनी चाहिए। किसानों का कहना है कि खुले मन से नहीं आ रही है सरकार। निश्चित रूप से किसान जो चाहते हैं, किसान यही चाहते हैं कि जो है वो तीनों कानून वापस लिए जाए, लेकिन सरकार जो है इस बात पर अडिग है कि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, संशोधन किया जा सकता है। लेकिन अब तक जो संशोधन के प्रस्ताव भी आए हैं सरकार की तरफ से, वो प्रस्ताव जो है खास विचारणीय नहीं, उनमें कुछ खास मुद्दा सॉल्व नहीं होता दिखता है। किसानों की मांग कहीं पूरी होती नजर नहीं आती है। तो ऐसे में किसान क्यों सरकार से बात करें? तो सरकार को इसलिए कहना पड़ रहा है कि वो सही तरीके से आए और खुले मन से आए और किसानों की बात सुने और उनके दिए सुझावों को कानून में शामिल करें या कानून को रद्द करें। तो यहाँ इस तरह की स्थिति बनती जा रही है और दोनों तरफ से जो है कड़वाहट बढ़ती जा रही है। और सरकार भी जैसे हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान आया है, वो ये दर्शा रहा है कि अब वो इस मामले में सख्ती बरतना चाहते हैं। वैसे तो सख्ती वो शुरू से ही बरतते आ रहे हैं। जब पंजाब से किसान हरियाणा की तरफ आ रहे थे, दिल्ली की तरफ आ रहे थे, तो उन्होंने काफी सख्ती बरती। और अब भी हरियाणा के बॉर्डर पे, राजस्थान बॉर्डर खासतौर से मैं कहूँगा, वहां पर जो है अब भी राजस्थान के किसानों को और गुजरात के किसानों को रोका गया है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि सही तरीके से लोगों की बात सुने और सही तरीके से किसानों की समस्याओं का समाधान करे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा इस मामले में संयम की जरूरत है, ये आप कहना चाहते हैं। सीमा गिल जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं मेरे साथ। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं अब गुरजीत सिंह मान जी आपसे पूछूंगा कि ये जो विरोध है, विरोध करने का अधिकार सबको है लोकतंत्र में, और कोई इससे रोक भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, इस वक्त कोरोना संकट है, इसमें सावधानी हम सबको बरतनी पड़ेगी। लेकिन एक तरफ जो किसान विरोध कर रहे हैं, नेताओं का बहिष्कार किया जा रहा है। हालांकि लोकतंत्र में लोगों ने ही चुनकर उनको इस पद पर पहुंचाया है, लेकिन उसके बाद जैसे कि धर्मपाल जी कह रहे हैं कि इस आंदोलन का अगवा नहीं है, और ऐसे में इस आंदोलन में जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं उग्र होने की आशंकाएं नजर आती हैं। उधर सरकार भी अपनी बात पर अडिग है, वो कह रहे हैं कि हम तो संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन कानूनों को रद्द नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में
क्या लगता है आपको कि इस आंदोलन की दिशा जो इस वक्त नजर आ रही है वो धीरे धीरे भटक कर कहीं और निकल जाएगी, और जो वार्ता का प्रस्ताव लगातार देने की बात सरकार करती है वो केवल कागजी होकर रह जाएगा? जी शमशेर जी, सबसे पहले तो जो पैंडेमिक को लेके जो एपिडेमिक एक्ट की बार बार दुहाई दी जाती है कि किसान इसमें कोरोना फैला रहे हैं। अभी हमारे यहाँ इसके इलेक्शन होने हैं नगर निगम के, हाँ। तो वहाँ पे तो इसी तरह के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो एपिडेमिक एक्ट का की उल्लंघना क्या नहीं कर रहे हैं, तो या क्या किसान ही जो कोरोना का प्रसारण करते हैं? तो ये दोनों बातों को आपस में मैच करें तो समझ नहीं आती कि अगर सरकार इलेक्शन करवाती है तो पेंडेमिक नहीं है, अगर कोई भी किसान हो या कोई भी हो अगर वो विरोध करते हैं तो फिर एपिडेमिक एक्ट का हवाला दिया जाता है। दूसरी बात, मैंने दोनों जगह पर विजिट करके देखा है, सिंगू बॉर्डर भी और टिकरी बॉर्डर भी। किसानों की व्यवस्था वहाँ काफी सही है, काफी शांति प्रिय है। हालांकि गवर्नमेंट के हरियाणा की पुलिस फोर्स वहाँ है, लेकिन उनको कुछ करना नहीं पड़ रहा, आराम से बैठे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई बंदोबस्त की जरूरत नहीं है। हर तरह से वहाँ शांति है और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आप वहाँ जाएं तो आपको समझ में लगती है। अगर बात करें, जैसे अभी धनखड़ साहब ने कहा कि सख्ती बरतनी पड़ेगी, तो सख्ती तो हमारे मुख्यमंत्री शुरू से ही बरत रहे हैं और अभी रिसेंटली भी उन्होंने की है। हालांकि सेंटर ने काफी इसमें सहनशीलता दिखाई है। उसके विपरीत हमारे मुख्यमंत्री कभी ढींगा मस्ती कहते हैं, कभी कहते हैं दबाव की राजनीति नहीं झेली जाएगी, कभी किसानों के इस आंदोलन को वो तमाशा बताते हैं, कभी ऐसा कहते हैं कि डेमोक्रेसी पर हावी हो रहे हैं। वो क्योंकि देखिए राजनीतिक हैं, इसलिए उनको, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़िएगा, लेकिन एक कोट अवश्य करूंगा मार्टिन लूथर किंग की। वो कहते हैं कि वन हैज ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसओबे अनजस्ट लॉज। तो अगर ये अनजस्ट लॉज हैं तो पब्लिक, चाहे उन्होंने, पब्लिक ने इन लोगों को चुन करके भेजा है, इवन देन वो इस पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसका ज्ञान खट्टर साहब को मेरे से बेहतर होगा, इसलिए वो जो कह रहे हैं कि ये देखिए जी ये राजनीति सड़कों पर नहीं होती, ये बातें गुमराह करने वाली हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि ये पीसफुल है, इससे पहले का 1988 का उदाहरण है, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो शायद इससे भी ज्यादा सीटें लेकर के वो प्रधानमंत्री बने थे। अभी ये मौजूदा एनडीए उतनी बड़ी मेजोरिटी नहीं ला पाई है, और बहुत बड़ा जो बोट क्लब पे एक आंदोलन हुआ था, उसमें अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो प्रधानमंत्री उस समय के राजीव गांधी ने खुद जाकर के किसानों से भेंट करी, बात सुनी और उनकी मांगों को मांगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री गुजरात में जाते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं, बिल्कुल उनके बाजू में टीकरी बॉर्डर है, ये सिंघू बॉर्डर है, या उन्हें आमंत्रित करें कि वहां पे और पास आके उनसे बात करें। तो जब इतनी दुनिया भर में संवाद रखने की काबिलियत प्रधानमंत्री रखते हैं, तो ये हमारे भोले भाले किसानों से वो सीधा संवाद करने की बजाय कभी तोमर साहब के थ्रू, कभी कृषि मंत्रालय के जो अग्रवाल जी हैं आईएएस, उनके थ्रू, कभी किसी अलग मिनिस्टर्स को, कभी अमित शाह को लूप में लेते हैं। किसान तो वही है, लेकिन जो उनके मीडिएटर्स सरकार की तरफ से आ रहे हैं वो लगातार बदलते जा रहे हैं। और वो स्टेटमेंट भी देखिए, आज जो लेटर आया है, ये कल के जो दर्शन पाल जी किसानों की तरफ से संयुक्त दिया था उसके आंसर में आया है। इसका ड्राफ्ट आपने अभी पढ़ के सुनाया, आपने भी पढ़ा होगा, धर्मपाल धनखड़ जी ने भी पढ़ा होगा। उसमें भी कोई ऐसा कन्फर्मेटिव बात नहीं लिखी। हर सेंटेंस जो है वो अनिश्चित काल वाली उस परिभाषा में लिखा गया है। तो इससे कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? अगर मैं ये कहना चाहूँ कि अभी पिछले दिनों जो चौथी आपत्ति थी कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट को खारिज किया जाए, तो हमारे तोमर साहब ने, कृषि मंत्री जी ने कहा था कि इसको हम डेफर कर देंगे। उसके विपरीत हरियाणा सरकार जो कि बीजेपी की ही है, उन्होंने आपको भी शायद, अगर आप किसान हैं तो आपको एक एसएमएस आया होगा, DSBVNL ने आधार कार्ड से अगर सब्सिडी चाहिए तो जोड़ने के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजी है। सर्वे की टीम गांव-गांव जा रही है। तो ये पहले अपने आप तो दोनों स्टेट एंड सेंटर, जो कि दोनों ही बीजेपी है, डिसाइड कर लें कि जो कृषि मंत्री कह रहे हैं डेफर करने की बात, उसको पालना करनी है, या उनके डिसीजन से पहले ही हरियाणा सरकार डीबीटी स्कीम से जो सब्सिडी देनी है उसकी पालना शुरू करवानी है।
और निरंतर अभी भी कभी नक्सलाइट्स, कभी खालिस्तानियों की बात, कभी किस तरह की बात कहने से बाज नहीं आते। अभी रिसेंटली जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने तो एक 1962 को लेकर के बड़ी अजीब बात कही, मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगा, अगर अभी दोबारा मौका मिला तो मैं वो भी रिपीट कर दूंगा। तो इसलिए सरकार को मुझे लगता है कि किसानों से भी ज्यादा ईमानदारी से डील करना चाहिए इस चीज को लेकर। अगर वो ये कानून नहीं चाहते, ये गिफ्ट नहीं चाहते, तो गिफ्ट को वापस ले लेना चाहिए। जब किसान बारी बारी ये क्लियर कर चुके हैं कि हम इस मुद्दे को लेकर ही खड़े हैं, क्योंकि जो उन्होंने रियायतें दी वो दरअसल में रियायतें नहीं है। अगर आपने आज का टेक्स्ट पढ़ा है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल, तो उसमें कोई उन्होंने जो किसानों की बात को नहीं दोहराया है। उन्होंने ये कहा है कि जो है पहले की तरह व्यवस्था वैसी चलती रहेगी, जबकि किसानों ने उसमें ऐड किया है कि एमएसपी रहनी चाहिए और एमएसपी पे गारंटीड परचेज भी होनी चाहिए। इस विषय पर आईएएस साहब का जो लेटर है वो बिल्कुल चुप है। तो मुझे लगता है मेरे और जो साथ आज विशेषज्ञ बैठे हैं वो कुछ मैं बात बताएंगे। करूंगा, उसमें ऐसा जिक्र नहीं है, पहले की तरह व्यवस्था रखने की बात कही, लेकिन बात लिखी है कि खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है। ऐसी बात उन्होंने तब लिखी है जब किसान इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन ये खुले मन से बातचीत तभी तो हो पाएगी जिसको लेकर किसान मांग कर रहे हैं कि हमें एमएसपी की गारंटी जिस तरीके से सरकार दे रही है, जो भरोसा दे रही है, उस भरोसे पर कहीं ना कहीं यकीन नहीं हमारा बन रहा, और उस यकीन के पीछे वजह है कि पहले जैसी स्थिति एमएसपी को लेकर बनी रहेगी, उसी से किसानों को आशंका। मलिक साहब, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि चिट्ठियों का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ हरियाणा में विरोध का स्वर देखने को मिल रहा है, ये तमाम चीजें आपको लगता है कि कहीं सही ट्रैक पर जो बात होनी चाहिए वो हो पा रही है, या फिर आने वाले दिनों में परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं क्योंकि हालात धीरे धीरे करके उग्रता की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? जी शमशेर जी, अगर आप बात करें कि कुछ दिन पहले आपने एक प्रोग्राम किया था जिसमें अन्ना हजारे जी के आने की बात थी और उनका अनशन करने की बात थी जी, तो मैंने आपको ये कहा था, हालांकि कई लोगों ने उस पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि अगर अन्ना हजारे आते हैं तो उनको गवर्नमेंट का प्लांटेड माना जाएगा और वो कुछ दिन में उड़ जाएंगे। लेकिन मैंने कहा था ये सिर्फ संभावना व्यक्त कर रहे हैं, इसमें सच्चाई क्या है वो तो बाद की बात है, लेकिन इससे एक मैसेज जनता में जाएगा। जिस प्रकार से लगभग 1 महीना होने जा रहा है किसान आंदोलित है और इतना सुसज्जित और इतना सुसंस्कृत आंदोलन किसानों का चल रहा है, तो उसमें कहीं भी कोई इस तरह की घटना अभी तक नहीं हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे भी ऐसा ही चलेगा, इसमें थोड़ा सा मुझे संशय है, क्योंकि आज जिस तरह की घटना हरियाणा में हुई है और 2 दिन पहले एक घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी जहां पुलिस के अधिकारी के ऊपर कुछ किसानों ने हमला किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि किसान का जो धैर्य है वो अब धीरे धीरे जवाब देने लगा है। मेरा आपसे कहना यह है कि हम कितनी भी अच्छी जगह रहें, कितनी भी हमारी मेहमान नवाजी हो, लेकिन हमें लगता है कि अब घर लौट के जाएं और अपने घर पे जो आनंद आता है, जो सोने का ठीक रहता है, खाने पीने का अच्छा लगता है। अब किसान 1 महीने से सड़क पे बैठा है, उसका भी मन कर रहा होगा घर जाने को। तो सरकार इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है, मुझे थोड़ा सा इसमें संशय लगता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के अधिकारी जो हैं वो ईमेल खेल रहे हैं किसानों के साथ। क्या किसान ईमेल पढ़ेगा क्या अंग्रेजी में? जो संयुक्त सचिव हैं कृषि के, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं अग्रवाल साहब, क्या वो जानते हैं कि गेहूं की बुआई कब होती है, धान की कटाई कब होती है, किसान की समस्या क्या है? तो मुझे लगता है कि सरकार सिर्फ समय बिताना चाहती है और सरकार जो है किसानों के मामले को लेके बहुत गंभीर मुझे कहीं दिखाई नहीं देती है। मेरा सवाल सरकार से ये है कि जब आप लिमिट हटा देते हैं ऊपर की कि व्यापारी कितना भी स्टॉक कर सकता है, तो आप किसान की भी तो करिए ना। एमएसपी जो है कि इससे नीचे आप नहीं खरीद सकते, उसमें भी 3-4 क्लोज लेके आइए, उसमें तो क्लोज किसान की तरफ आया नहीं। तो ये कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान अपनी बात पे कहीं ना कहीं सही है और उसका जो आंदोलन है वो वाजिब है कि सरकार जो है किसान का हित कम और व्यापारी का ज्यादा देख रही है, ये हमें लगता है। दूसरी बात शमशेर जी मैं कहना चाहता हूँ कि बीच में जल्दी 3-4 मीटिंगें सरकार के कृषि मंत्री और जो उनके पीयूष गोयल है रेल मंत्री, उन्होंने की। मैंने आपके कार्यक्रम पे पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो किसानों के नेता जीत के आए हैं वो कहाँ हैं?
वो क्यों नहीं आ रहे किसान से वार्ता करने के लिए? पीयूष गोयल बहुत अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे नेता हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वो बहुत अच्छी वार्ता किसानों से करेंगे, मैं तो ये बात नहीं मानता। आपके पास चौधरी अजीत सिंह जैसे किसान नेता को हरा के किसानों के बीच से नेता आए हैं, उनको आप फ्रंट पे लाइए। हरियाणा के कई किसान नेता किसानों के नाम पे जीत के आए, तो वो चुप क्यों है? ये दुर्भाग्य है किसानों का, ये दुर्भाग्य है मतदाताओं का, जिन्होंने ये सोच के इनको वोट दिया था कि किसानों के हित में कुछ होगा। तो मेरा कहना ये चाहता है कि सरकार को बड़ा मन करते हुए अगर इतना विरोध इनका है तो सरकार को वापस लेने पे इस पर विचार करना चाहिए। और जैसे कि आज आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टियां भी धीरे धीरे एक्टिव हो गई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास आज कई सारे पार्टी के लोगों के फोन आए हैं, क्योंकि मैं वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करता हूं, आप जानते हैं, किसानों पे लिखता भी हूं। तो मेरे पास यूपी की बड़ी 2 पार्टियों के नेताओं के फोन आए हैं कि मलिक साहब, क्या आपको लगता है, जैसे आप पत्रकार हैं, कि हमें आना चाहिए कि रुकना चाहिए? तो इस तरह की चर्चाएं पॉलिटिकल पार्टियों में होने लगी हैं और पॉलिटिकल पार्टियां भी सड़क पे आ जाएंगी और ये धरना जो है शांतिपूर्ण होके थोड़ा सा गर्म हो जाए। इसमें ये ये संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों की तरफ से इस तरह की बात होगी तो वो राजनीतिक पार्टियों का सीधा सीधा हित होता है कि माहौल गर्म हो, माहौल बिगड़े, उसके बाद फिर उस पर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश होती हैं। प्रोफेसर अनंत राम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए फोन लाइन पर मेरे साथ है। प्रोफेसर अनंत राम जी, आपने धर्मपाल जी को सुना, मान साहब को भी सुना, मलिक साहब को भी सुना। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, काफ़ी लंबे समय से ये पूरे प्रकरण पर आप भी नज़र बनाए हुए हैं और जिस तरह से अब ये 1 महीने का वक्त हो गया, ये वो वाला आंदोलन तो है नहीं कि जब देश गुलाम था, महात्मा गांधी आंदोलन करते थे, लोग उनकी एक इशारे पर सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहते थे। यहाँ पर तो राजनीतिक लोग भी होंगे, वो ये भी चाहेंगे, क्योंकि पहले की राजनीतिक पार्टी ने तो ऐसा किया उनके साथ, तो वो भी चाहेंगे कि हम इनके साथ वैसा ही करें। और हर पार्टी की कोशिश होती है कि बिना कुछ करे कराए पका पकाया मिल जाए, उसकी तैयारियां हर पार्टी को रहती हैं और वो कहीं ना कहीं उनको इस आंदोलन में नजर आ रहा है। हालांकि आंदोलनकारी स्वीकार नहीं करे राजनीतिक पार्टियों का समर्थन, लेकिन वो इस पर नजर गड़ाए हुए, जैसे कुछ होगा तो अपनी रोटी सेक लेंगे। देखिए, मैं अपने साथियों के साथ सहमत हूँ कि ऐसा लगता है कि सरकार की मैं कह रहा हूँ संतोष का इम्तिहान ले रही है और ये सरकार ही अगर कल को ये दूसरा रूप धारण करता तो इसके लिए मैं कहूँगा सरकार ही जिम्मेवार हो। अब तक किसानों ने बड़ा शांतिपूर्ण और बड़े संयम से काम लेकर के अपनी मांगों को रखा है, लेकिन सरकार के चाहे वो अधिकारी हो IAS अग्रवाल जैसे, चाहे दूसरे नेता हो, वो ठीक कहा उन्होंने कि वो अच्छे वार्ताकार हो सकते हैं, लेकिन वो किसानों की समस्या को क्या समझेंगे पीयूष गोयल? तो इसको उस गंभीरता से मैं समझता हूँ सरकार ले ही नहीं रही। बार बार एक ही बात कह रही है कि आप इस दायरे को छोड़ के वो तो हम वापिस नहीं लेंगे, उस पर अधिक है। ये किसी वार्ता के लिए शर्त रखने की बात है सरकार की ओर से, मैंने तो कभी वार्ताकार में देखी नहीं। सरकार की तरफ से ये लाइन खींच दी जाए, लक्ष्मण रेखा खींच दी जाए कि नहीं हम वो तो वापिस नहीं लेंगे। हाँ, संशोधन की बात की जा सकती है, वो भी एक बात देखिए, वो भी कंडीशनल है कि बात की जा सकती है, इसका मतलब बात नहीं भी करेंगे हम। तो ये कोई शर्त के साथ बुलाना और गंभीरता से नहीं लेना, उनके एक सब्र का इम्तिहान लेना, ये कोई सरकार की तरफ से अच्छे लक्षण नहीं है। और कल को ये आंदोलन अगर दूसरी दिशा में जाता है या उग्र रूप लेता है या कोई और रूप लेता है तो मैं कहूँगा इसके लिए सरकार ही उत्तरदायी होगी। और मैं तो कह रहा हूँ सरकार गंभीरता से ना लेने का, आप बताइए प्राइम मिनिस्टर के पास बनारस में जाके एक धार्मिक उसमें प्रतिष्ठान में वो भाग लेना तो समय है, किसानों के लिए समय नहीं। 22 करोड़ इस देश में किसान हैं, उनके लिए समय नहीं, उनकी बात के लिए समय नहीं। ये मैं समझता हूँ बड़ा अशोभनीय है एक प्राइम मिनिस्टर के लिए। और हमारे तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं वो बार बार एक ही रट लगाते हैं कि 5 पेज का लेटर भेज दिया जैसे आज, तो उसमें वही बातें दोहराई गई। अरे वो तो होगा नहीं वापिस, लेकिन आप अगर संशोधन पे कोई बात करना चाहते हैं उसके लिए समय तय कर लें, स्थान तय कर लें, ये क्या बात हुई? ये सरकार को शोभा नहीं देता। वो एक उसको उदार हृदय होना चाहिए, किसानों के प्रति उसकी जो ये उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो सरकार है, ये मत भूले, इसका एक इकबाल होता है, जिसकी कोई क्रेडिटेबिलिटी होती है, वो इस बात का ध्यान ही रखे। एक रटी रटाई भाषा लड़के IAS के द्वारा
चाहे वो लिखी गई वो भेज देते हैं। और बार बार एक और इसका रूप है कि कहीं आज जैसे किसान मिले करते हैं, 12 बच्चे किसान हैं, उनको 50-60 लोगों को चाय पिला लेना या पानी पिला लेना, उनके आप भगत कर देना और फिर कहना कि मुझे ये मिल जाए और ये इससे संतुष्ट है। ये भी मैं कहता हूँ एक सेल्फ डिसेप्शन है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है। वो चंद मुट्ठी भर किसान या किसान होने का दावा करने वाले किसी के संस्थान में आके मिल जाए तो ये कोई बात नहीं। ये क्या कर आज मध्य प्रदेश से लोग आए हैं, आज बागपत से लोग आ रहे हैं, ये दिशा भटकाने वाली बात और इसको लंबा खींचने वाली बात है और उनके धैर्य की परीक्षा लेने वाली बात है। तो मैं इसको मानता हूँ कि सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, इनके धैर्य का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए और अगर उनमें वो संशोधन से खुश नहीं है, उनकी शुरू से एक मांग है, हम संशोधन नहीं चाहते, हम तो इनको निरस्त करना चाहते हैं। सरकार ये कहती है हमने किसानों की भलाई के लिए किया, अगर किसानों की भलाई के लिए करे, वो किसान ही कहते हमें नहीं चाहिए तो क्यों जबरदस्ती दे रहे? मेरी ये बात जायज मैं समझ में नहीं आ रहा। तो ये मैं कहता हूँ सरकार को चाहिए समय रहते, मैं बार एक लाइन अंडरलाइन करना चाहता हूँ, समय रहते, ये समय रहते इस पर गंभीरता से लेना चाहिए और इन मांग को यथासंभव मान लेना चाहिए। जी अनंतराम जी बने रहे आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए और मैं वक्त आपका चाहूँगा। सीमा गिल जी, आपने सभी चारों वरिष्ठ मेहमानों को सुना, सभी अपने अपने क्षेत्र के जानकार हैं और इस पूरे प्रकरण को लेकर इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं, लेकिन सरकार पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में गंभीर नज़र नहीं आ रही और उसी के चलते आंदोलन खिंचता चला जा रहा है। जगह जगह से अलग अलग किसानों को 20 से 50 लोगों को बुलाना, उनसे ये कहते हैं कि सारे के सारे कृषि कानून बिल्कुल ठीक हैं, तो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो जाते हैं। अब चिट्ठी जो किसानों को भेजी जा रही है, आप भी लगातार इस पूरे प्रकरण पर किसानों से लगातार बातचीत करती रही हैं और उनके बीच में जाकर क्या वो कह रहे हैं वो हम लगातार दिखाते रहे, आपने उनसे बातचीत भी बेहतर तरीके से की। लेकिन ये सब कुछ जो इस वक्त चल रहा है, क्या आपको नज़र आता है कि सही दिशा में जा रहा है? अगर जैसे कि अनंतराम कह रहे हैं, प्रोफेसर अनंतराम, कि अगर इस पूरे मामले का सही तरीके से समाधान नहीं हुआ तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार घिर जाएगी। सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस आंदोलन को सुलझा लेना, समस्याओं के ऊपर गंभीरता से विचार कर लेना। बिल्कुल, देखिए शमशेर जी, जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन शुरुआती दौर से हम देख रहे हैं कि सरकार ने कई जगह पे गलतियां की हैं। शुरुआती दौर पे जिस तरीके से आंदोलन में पंजाब के जो नेता किसान चले थे और बीच में जिस तरीके से ट्रीट किया गया, वो अपने आप में एक पर्सन चिन्ह लगाता है सरकार के ऊपर कि सरकार को उस तरीके से, और सरकार भी कहीं ना कहीं ये मान रही है कि उनसे वहाँ चूक हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मेरे हिसाब से सभी जो पैनलिस्ट हैं हमारे वो सब बोल रहे हैं, वो ये है कि अगर ये जो पीरियड है ये बढ़ता है, क्योंकि 28 दिन हो गए हैं लगातार किसानों को धरने पे बैठे हुए, और अगर ये पीरियड लगातार बढ़ता रहता है तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन, एक तो आम आदमी का जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है वो चेंज होता है। आप जब अपने घर से दूर होते तो आपके साइकोलॉजिकल पैटर्न चेंज होते हैं। तो सबसे बड़ी जो चिंता है वो यही है कि क्या लगातार जब किसान धरने पर बैठे हैं, घर से दूर है, इन विपरीत परिस्थितियों में, क्या उनका बिहेवियर कहीं नेगेटिव ना हो जाए या फ्रस्ट्रेशन में ना आ जाए, उससे कहीं कोई इस तरह के स्टेप ना उठाए जाएं, या बीच में कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टियां इसको अपने तरीके से भुनाने की कोशिश ना की करे, जिससे ये जो आंदोलन अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से चलता आ रहा है उस पर कहीं पर्सन चिन्ह लगे। ये अपने आप में बड़ा पर्सन है इस पूरे मसले पर। और सरकार भी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ की चिंता तो है सरकार को, उनके मन में ये, क्योंकि हम बार बार जब हम जाते हैं, हम किसानों से नहीं, सरकार से भी बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं ये तो मैं व्यक्तिगत तौर पर ऑब्जर्व कर पाई हूँ कि सरकार के अंदर मन में भी चिंता है कि आंदोलन कहीं बिगड़ ना जाए, क्योंकि अगर बिगड़ता है तो सबसे ज़्यादा असर भी सरकार के ऊपर ही होगी, बदनामी भी सरकार की होगी। लेकिन ये बिल्कुल है कि सरकार अभी तक भी इस बात पर तैयार नहीं है कि इन कानूनों को रद्द किया जाए, क्योंकि बार बार जो सरकार की तरफ से स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि हम लोग कृषि कानूनों को लेकर रद्द नहीं करेंगे, सिर्फ संशोधन के लिए बात करेंगे। संशोधन के लिए बात करना है तो हम कृषि कानूनों पर किसान नेताओं से बात करने के लिए तैयार हैं। ये थोड़ा कहीं ना कहीं सरकार का अड़ियल रवैया दिखता है बार बार जो सरकार कह रही है। और दूसरी तरफ मुझे एक और चीज इसमें लग रही है शमशेर जी, वो ये है कि एक तरफ सरकार बात करने की बात करती है, दूसरी तरफ आप एक कैंपेन रन करना शुरू कर देते हैं, गांव में किसानों के पास जाते हैं, दूसरे किसानों को अपने यहाँ बुलाते हैं, प्रोग्रेसिव किसान के नाम पर लोगों से बातचीत करते हैं। तो मतलब एक तरफ तो आप चैलेंज कर रहे हैं उन किसान नेताओं को जो आंदोलन पर बैठे, और दूसरी तरफ उनसे बातचीत करने की। तो इस दोनों विपरीत परिस्थितियों में कभी भी बातचीत का माहौल नहीं बन सकता, क्योंकि
जब किसान जो आंदोलन में बैठे हैं, सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि सरकार पर उन किसानों का भरोसा बने, जो कहीं ना कहीं टूट गया है। ये कड़ी जो सरकार और किसान के बीच में जो होनी चाहिए थी, जुड़नी चाहिए थी विश्वास के बेस पर, वो कहीं ना कहीं टूट गई है। सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि उन किसानों को भरोसे में ले, उनका विश्वास कायम करे, ताकि वो लोग जो बोले उसको किसान माने। अभी तक तो हालात ऐसे हैं कि सरकार अगर कुछ भी कहती है तो वो मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि सरकार मीटिंग में कुछ बोलती है, बाहर निकलकर कुछ बोलती है। विज्ञान भवन में ऐसी हुआ कि लगातार इतनी मीटिंग्स हुई विज्ञान भवन में सरकार और किसान नेताओं के बीच में, लेकिन बाहर निकलने के बाद में किसान कुछ बोल रहे हैं और नेता कुछ बोल रहे हैं, सरकार कुछ बोल रही है। तो ये जो विरोधाभास की परिस्थिति है, इसकी वजह से असुरक्षा की भावना बहुत ज्यादा किसानों के अंदर हो गई है और वो किसी भी तरीके से मारने के लिए तैयार नहीं है। और ये मुझे लगता है सरकार के लिए ज्यादा चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी सरकार की अगर जनता में विश्वास घटता है, उसकी पैठ कम होती है, तो डेफिनेटली उसका नुकसान कहीं ना कहीं सरकार को ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अभी 28 दिन हो गए लगातार किसानों को, उसमें अब बात आगे किस तरीके से चले, क्योंकि आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस ने भी अपना एक राजनीतिक पैतरा शुरू कर दिया है। एक स्टेप उनका था कि आज उन्होंने एक तरह से ओपनली ये बोल दिया कि हम किसानों के साथ हैं। दूसरी पार्टियां भी सामने आ रही हैं, क्योंकि अगर ये किसान आंदोलन अभी तक सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से इसलिए चल रहा है क्योंकि इसमें किसी भी तरीके से राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। भली बातें उठ रही थी सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कि ये बीजेपी कांग्रेस का खड़ा किया हुआ आंदोलन है, लेकिन किसान नेताओं ने इस पर बहुत समझदारी से किसी भी नेता को इसमें इन्वॉल्व होने नहीं दिया। लेकिन अगर इस तरह की राजनीतिक एक्टिविटी बढ़ती हैं, इस तरह की गतिविधियां अगर बढ़ेंगी तो डेफिनेटली विरोधाभास होगा। और वो जो परसों मुख्यमंत्री जी के साथ काफिले में हुआ है, उस तरह का अगर माहौल कहीं और होता और उसमें कहीं भी कोई बैड एलिमेंट से इसका फायदा उठा के कुछ इस तरह की हरकत कर देता है, तो उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। ये बहुत जरूरी है और इसको सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। और बातचीत का कोई ना कोई तरीका सरकार की तरफ से ऐसा होना चाहिए जिसमें किसानों का भरोसा बने और वो बातचीत के लिए दोबारा से तैयार हो। बिल्कुल, एक विश्वास जागे किसानों में, और उस विश्वास के कहीं ना कहीं न जागने का ही कारण है कि हर प्रस्ताव सरकार जो इस वक्त किसानों को दे रही है उसको ठुकराया जा रहा है। धनखड़ साहब, एक बड़ा अहम सवाल आपसे पूछूंगा कि क्या केवल सरकार को इसी बात की चिंता है कि कृषि कानून बहुत बेहतर इसलिए वापस नहीं लेंगे, या फिर इसके अलावा कोई सरकार को बड़ी चिंता सता रही है कि अगर इन कानूनों को वापस ले लेंगे तो और तमाम रास्ते उन लोगों के लिए खुल जाएंगे जिनका इस आंदोलन के ऊपर पूरा फोकस है कि ये आंदोलन कामयाब रहा तो फिर दूसरे आंदोलन तैयार है? क्योंकि ऐसी आशंका बीजेपी के प्रवक्ता कई बार चर्चा के दौरान अपने सामने रख चुके हैं, अलग अलग मंचों पर रख रहे हैं। ये बातें सरकार को लगती हैं और इसका कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को, गठबंधन जो सरकार है एनडीए की, उसको आने वाले किसी चुनाव में हो सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ अच्छे कानून है इसलिए इनको नहीं लेना चाहती सरकार? देखिए, कानून इतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे सरकार बताने की कोशिश कर रही है। अगर अच्छे होते तो आदमी को, किसान को अपना फायदा नजर आता, लेकिन ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है कि किसान का इन कानूनों में कोई फायदा है। सरकार ने जो कानून बनाए हैं, सीधी सी बात है कि डब्ल्यूटीओ के दबाव में, डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार समझौते के तहत जो बनाए गए हैं, ये दबाव वही का है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और भारतीय कारपोरेट का दबाव जो है वो सरकार पर है। अगर सरकार इन कानूनों को वापस लेती है तो कारपोरेट में जो है गलत संदेश जाए, इनके साथ ही राजनीतिक संदेश भी गलत जाएगा, जिससे सरकार को लगता है कि ये काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। सरकार की चिंता ये है कि वो अपनी साख बताए तो किस तरह से कारपोरेट के बीच भी साख बना करके रखनी है और जनता के बीच भी अपनी कड़ी मजबूत सरकार की छवि जो है वो बना के रखनी है। और यही जिद है सरकार की कि वो अपनी मजबूत छवि को बनाए रखना चाहती है और किसानों की बात सहृदयता से नहीं सुनना चाहती। बड़ी दिक्कत आ रही है दोनों तरफ से। और अड़ियलपन में इसको कहूंगा, इस तरह का अड़ियलपन नहीं सरकार को दिखाना चाहिए। सरकार को जो है कड़ा रूप अपनाना चाहिए, लेकिन अपने लोगों की बात सुननी चाहिए। किसान विदेश से नहीं आए, देश के दुश्मन नहीं है, देश के अन्नदाता है, देश के लोगों के लिए अन्न उगाते हैं और उनकी बात को धैर्यपूर्वक सरकार को सुनना चाहिए और उनके जो शंकाएं हैं उनका समाधान करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में तो छवि खराब होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार की छवि खराब हो जाएगी अगर कानूनों को वापस ले लेते हैं। WTO के दबाव को लेकर भी कई बार चर्चा होती रहती है धनखड़ साहब, लेकिन जो
छवि इस वक्त सरकार की खराब हो रही है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए कुर्सी पहला फोकस होता है। अगर इसका सीधा सीधा नुकसान सरकार को अपने वोटर पर पड़ता दिखाई देगा या दिख भी रहा होगा, तो फिर लगता नहीं सरकार के इन कानूनों को वापस ले लेगी, क्योंकि कुर्सी बचाना बहुत जरूरी है। अकेले कॉरपोरेट के वोट से तो मुझे लगता नहीं कि सरकार बन जाएगी। सरकार को हमको यहाँ सरकार की स्थिति में साफ कर दें कि सत्तारूढ़ पार्टी को लगता है कि उनके पास हिंदुत्व का ऐसा आत्मिक हथियार है कि वो हार नहीं सकते। बिल्कुल। तो वो इतनी ज्यादा आडिट है कि कारपोरेट को अपने हाथ में रखना है, कारपोरेट के सभी चुनाव के लिए बदला आना है, और कारपोरेट का फायदा होगा तभी कारपोरेट कंपनियां जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को समझा देगी। ये जाना स्थिति साफ है। इस तरह से किसान इस तरह से समझा नहीं दे सकते, कारपोरेट दे सकता है। इसलिए और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी, व्यापार समझौतों का दबाव भी सरकार पर है। इसलिए जो संशोधन है, जो सुधार बोलते हैं जिनको, ये कृषि कानूनों में सुधार हमने इसलिए किया है, कृषि के अंदर पैसा इन्वेस्ट हो, बाहर से पैसा है, तो ताकि किसानों की तरक्की हो। लेकिन किसानों की तरक्की इस तरह से होती हुई दिख नहीं रही है। किसानों को नहीं लग रहा है किसी भी में कि इन कानूनों के जरिए कोई तरक्की हो सकती है या उन्हें कोई फायदा हो सकता है। मान साहब, कई सारी चिंताएं, WTO, कॉरपोरेट सेक्टर का दबाव, इसके साथ साथ चुनाव, वोटर, ये सारी चीज़ें कैसे आप देख पाते हैं कि सरकार के ऊपर प्रेशर जो है वो इस तरीके का बन रहा। और एक धनखड़ साहब ने एक बात कही कि सरकार के पास कार्ड कई हैं चुनाव में खेलने के लिए। किसानों की बात को सरकार माने ना माने फ़र्क नहीं पड़ेगा, व्यापारियों की बात को सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि उससे सरकार को फ़र्क पड़ेगा। जो चंदा देते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को, वो व्यापारी वर्ग ही दे सकता है। किसान के पास तो सच में, और ये हकीकत भी है, ऐसा होता नहीं है। क्या सारी चीज़ें इसलिए नज़र आती हैं कि 24 खतरे में नज़र नहीं आता बीजेपी को, और तमाम रास्ते बीजेपी के पास हैं, किसानों को मनाया ना जाए, मनाया जाए ना मनाया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? जी हाँ शमशेर जी, जहाँ शुरुआत हुई थी तो WTO की दबाव की बात हम लोगों ने बहुत की थी। बिल्कुल। लेकिन WTO तो 1995 से एग्जिस्ट कर रहा है और अलग अलग सरकारों पर उसका दबाव था भी। उसके बावजूद भी उन सरकारों ने उसकी इन लेटर एंड स्पिरिट कभी कोई कंप्लायंस नहीं की, क्योंकि जिन देशों ने की वहां पे उसका कोई बहुत लंबा चौड़ा फायदा एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं हुआ। इसी को लेकर के भारत सरकार ने सोचा कि उन देशों की व्यवस्था अलग है, हम तो हैं ही कृषि प्रधान, सीधा सीधा WTO को मानना कोई समझदारी की बात नहीं है। तो इस टाइम भी ये दबाव से सरकार बचकर निकल सकती थी। जो पेंडेमिक का बहाना हमारे लिए है वही बहाना WTO को लिखती में दिया जा सकता था। फार्मर्स रेडी नहीं है, फार्मर्स को समझ नहीं है, जो हमें समझाया जा रहा है किसानों को, वो WTO की एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भी समझाया जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ा है, मुझे लगता है WTO का फैक्टर तो बहुत डाइल्यूट हो गया है। अब जो बड़ा फैक्टर है वो जो अभी धनखड़ साहब ने कहा, वो है वोट की राजनीति का। कहीं ना कहीं सरकार को एक तो ये लगता है कि अगर वो स्टेप बैक करती है बीजेपी, तो डज इट मीन कि रिपीट ऑफ अन्ना मूवमेंट, कि उस टाइम भी तो अन्ना मूवमेंट के दबाव में कांग्रेस ने स्पेशल सेशन बुलाया था और एक लोकपाल का बिल लेकर आई थी, और उसके बाद उसकी निरंतर डाउनफॉल हुई। कहीं ना कहीं अगर बीजेपी ऐसा सोचती है तो ये गलत है, क्योंकि वो तो एक पूरे देश की एक व्यवस्था को बदलने को लेकर था, करप्शन को लेकर था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट थी। ये तो सिर्फ एक स्पेसिफिक कुछ किसानों और की, उस वक्त ऐसा भी था कि कांग्रेस पार्टी की छवि जो है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती चली जा रही थी, और विपक्ष का भी बहुत जबरदस्त विरोध का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा था। हालांकि इस सरकार के सामने ऐसा नजर नहीं आ रहा कहीं, विपक्ष दिखता नहीं है। किसानों को बाकी की तो किसी सरकार के किसी काम से आपत्ति नहीं है ना, केवल इन 3 कानूनों को लेकर आपत्ति है। सरकार ऐसे तो किसान नहीं कह रहे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ गलत कर रहे हैं या देश की सुरक्षा कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये जब 3 बिलों का ही मुद्दा है, तो फिर बात वही इशारा चला जाता है टुवर्ड्स कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स को प्लीज करने का मतलब है कि चलो हरियाणा और पंजाब में 10 और 13, 23 सीट्स हैं, अगर ये खो भी जाएंगी तो कहीं और से गेन हो जाएंगी। तो सरकार को ये चिंता नहीं है कि ये जो किसानों को खुश करने से वोट बैंक बढ़ जाएगा या इनको नाखुश रखने से वोट बैंक घट जाएगा। इनफैक्ट अभी आने वाले दिनों में
हमारी इन चर्चाओं में ही बात चलेगी कि सरकार कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी बाकी देश के हिस्सों से इकट्ठा कर रही है जो इन कृषि बिलों की फेवर में हो। तो वो एक तरह से जो आप एविडेंसेस इकट्ठे करते हैं, तो वो इसीलिए ये टाइम खरीद रही है फार्मर से कि वो अपने अपने पक्ष की बातें जो यहाँ से तो नहीं मिली हरियाणा पंजाब से, क्योंकि हरियाणा पंजाब के लोग तो बारी बारी ये कह रहे हैं कि जी सरकार कह रही है कि कानून अच्छे हैं, लेकिन जब किसान पूछते हैं जी कानूनों में क्या अच्छा है, तो किसानों को सरकार स्पेसिफिकली नहीं बता पाती। जैसे एक देश एक मंडी की बात करती है, तो आप सभी को पता है कि इंडिया में कभी भी ये रुकावट नहीं थी कि हरियाणा का किसान तमिलनाडु में जाकर अपने उत्पाद न बेचे। ये अलग बात है कि ये प्रैक्टिकली किसी भी तरह पॉसिबल नहीं था और मुनाफे वाली बात नहीं थी। तो इसको आप कैसे कह रहे हैं कि किसानों के लिए कानून है? ये तो सीधा सीधा व्यापारियों के लिए, ट्रेडर्स के लिए कानून है। तो यही लगता है कि गवर्नमेंट की सिंसेरिटी नहीं है टू डील विद दिस थिंग, और उन्हें लगता है कि किसान एक समय के बाद अपना संयम खो करके उनमें ट्रेनिंग होती जाएगी, कुछ लोग चले जाएंगे, जो रह जाएंगे उनको वापस भेज देंगे। तो दिस इज नॉट गुड ऑन द पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कि आप एक एरिया को नेग्लेक्ट करके अपनी राजनीति करते हैं या आप अपीजमेंट पॉलिसीज करते हैं टू द कॉर्पोरेट्स हु माइट फेवर यू इन द 2024 इलेक्शन। ये बड़ी बात है मलिक साहब। बिहार चुनाव हुआ, सबने देखा, और कई जगह पर उपचुनाव हुए। केवल हरियाणा को छोड़ दें तो कहीं बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जो है कुछ कह रहे हैं, वो सुनवा देते हैं क्या कह रहे हैं। तो संजय को तो बेंच के ही जाना है, उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं। तो घर वापस ले जाता है तो दोबारा फिर खर्चा होता है। परिवर्तन उसे कहते हैं कि किसान मंडी में ना आए और व्यापारी किसान से कांटेक्ट करे। आमूलचूल परिवर्तन तो उसी को कहते हैं ना। बाकी मंडी की फीस 2.5% थी तो 2% कर दी, 2% थी तो 2.25% कर दी, ये अलग बात है। कभी बढ़ती है कभी घटती है, लेकिन कुल मिला के चक्र तभी बदलता है जब व्यापारी उसके घर पहुंचने लगे। नए कानून इस बात की स्वतंत्रता देते हैं। अभी कानून का ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जैसे ही इम्प्लीमेंट होगा धीरे धीरे साल 2 साल में ये रफत आ जाएगी कि व्यापारी किसान से कांटेक्ट रखेगा कि भैया तेरी फसल आएगी तो हमें ही लेंगे, और वो वहां से बेचने के लिए स्वतंत्र है, बिना टैक्स के स्वतंत्र है। टैक्स नहीं लगेगा तो कुल मिला के टैक्स का फायदा किसान को कुछ तो मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि पूरा फायदा मिल जाएगा, लेकिन कुछ तो मिलेगा ही। दूसरा क्या है, नया कानून लागू। तो ये थे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि आज आपने सुना कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में। अभी भी ऐसी बातें सरकार के मंत्री समझा रहे हैं और चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। मलिक साहब मेरे साथ बने हुए। मलिक साहब, सबसे बड़ा ये कि बिहार के चुनाव को देखा सबने, हालांकि उस वक्त में किसान आंदोलन था। हरियाणा पर जरूर उपचुनाव पर इसका असर पड़ा, और जैसे कि मान साहब कह रहे हैं या सभी को एक ऐसा लग रहा है कि हरियाणा और पंजाब में बहुत ज़्यादा लोकसभा की सीटें नहीं हैं। तो क्या ऐसा सरकार सोचती है कि इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा क्योंकि आंदोलन वहां पर मुखर नहीं हो रहा? ऐसा है, या फिर अंदर अंदर कहीं ना कहीं परिस्थितियां वहां भी खिलाफ बनती चली जा रही हैं और शायद सरकार को इसके बारे में जानकारी नहीं है? देखिए शमशेर जी, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ। पहले तो मैं अभी कृषि मंत्री का बयान सुना, उसके विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। और यहाँ तमाम विशेषज्ञ बैठे हैं, आप भी जानते हैं जी। आप मुझे बताइए कि किसानों से किसी भी पूंजीपति व्यापारी को जाके किसान के साथ कांटेक्ट करने का बंधन है क्या? तो ये कानून उसको आजादी देंगे? अरे आप आइए, किसान से कांटेक्ट करिए, खरीद लीजिए, इसमें क्या नया सरकार दे रही है? तो ये जो है, ये बहकाने की बातें, डाइवर्ट करने की बातें ये सरकार कर रही है। और ये तो हाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने दिखाई है, हाल में कुछ जो है, जैसा कि
धनखड़ जी ने भी पहले कहा कि बागपत के कुछ किसान बुला लिए जाके, जो इनके पॉलिटिकल लोग हैं उनको कह दिया 20 लोग आप लाइए, 20 लोग। तो सरकार जो है घुमाने का काम उसको कर रही है। सरकार कहीं इस मूड में नहीं है कि किसान को कोई फायदा दिए जाए। और ये तो रिसेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के हैरानी होती है कि कृषि मंत्री आज भी बहकाने की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि कौन रोक रहा है। खैर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे बिहार पे आपने सवाल पूछा है, अभी जो बिहार में चुनाव हुए हैं रिसेंटली, उस दौरान इन बिलों के विषय में बहुत ज्यादा चर्चा आम किसान, आम आदमी को नहीं पता थी। और दूसरा, जो जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, वो दूसरे विषयों पे कम और धार्मिक मुद्दों पर ज्यादा चुनाव लड़ती है। उसकी एक बात आपने देखी कि हैदराबाद के अवैसुद्दीन ओवैसी जो हैं वो बिहार में आके चुनाव लड़े और वो सीटें जीत गई। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत अच्छा मैनेजमेंट करती है, ये आप भी जानते हैं। बाकी मुद्दे सब गौन हो जाते हैं, वहाँ दूसरे मुद्दे होते हैं, और उन्हीं मुद्दों पे उन्होंने बिहार में चुनाव जीता है और उन्हीं मुद्दों पे वो वेस्ट बंगाल में चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा नगर निगम के चुनाव हुए हैदराबाद में, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लगभग 4 गुना सीटें जीत के आई है। वहाँ उसकी 6-7 सीटें आती थी, वहाँ वो 40 क्रॉस कर गई। तो जिस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इलेक्शन में होती है, तो कहीं न कहीं वो एक अलग गति है, उसको किसान से जोड़ के आप मत देखिए। और जो बिल आए हैं, इनका जो इम्पैक्ट आएगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जी अनंतराम जी, सरकार को चिंता किस बात की नजर आती है? आपके नजरिए से जानना चाहें। उनको लगता है कि 2024 में कोई खतरा नहीं है, किसानों की बातों को स्वीकार कर लेने से कुछ और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी? क्योंकि कई बार अन्ना हजारे आंदोलन का जिक्र हो चुका है और पहले भी होता है कि उस आंदोलन में कांग्रेस जो है बैकफुट पर चली गई थी। आज ऐसी परिस्थितियां हैं क्या? क्योंकि हाँ अनंतराम जी, देखिए, ऐसा वो अलग विषय था, वो राज्य सरकार करप्शन का इशू था। वो ये किसानों का एक स्पेसिफिक कानून को लेकर के आंदोलन है। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि सरकार को ये तो कह रहे उदार हृदय से आए, अरे किसान तो उदार हृदय से आए, आप भी उदार बनिए ना। सरकार बड़ी होती है, ये तो एक वर्ग विशेष है, तो आप इसको इतना छोटा ना लें। जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव तो जैसे दूसरे मेरे प्रतिभागियों ने कहा, चुनाव तो मैनेज कर लेती है बीजेपी, इसमें दो राय नहीं, क्या वो हैदराबाद के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे कहीं के हो, चुनाव तो मैनेज करना जानती है। लेकिन इससे जो लंबा असर पड़ेगा वो ये गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और अपने IAS लॉबी पर या शिक्षण आदमियों को बुला लिया, उनको किसान बता दिया, मंत्री से मिलवा दिया, इन बातों पर निर्भर करिए। ये तो ये संदेश दे रहा है कि आंदोलन को तोड़ने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये भी तो किसान है, ये संदेश दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ये इस समय ये संदेश देने की जरूरत नहीं है। कल को, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कल को ये उग्र रूप लेता है या कोई और रूप लेता है, इसके लिए जिम्मेवार सरकार होगी। और सरकार की पहली जिम्मेवारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और अगर उसमें कोई होता तो उसके लिए किसानों को दोष ना दे करके हमें सरकार को दोष देना पड़ेगा कि भैया इस परिस्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है। तो मैं कह रहा हूँ इसमें हर एक आंदोलन में कोई न कोई वर्ग ऐसा भी होता है जो उग्र होता है, उसको अभी तक कंट्रोल किए। मैं इनकी बधाई करना चाहता हूँ कि इन्होंने बड़े संयम से काम लिया किसानों ने अब तक, और आगे भी ये तो संयम से ही काम लेना चाहते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि संयम का इम्तिहान ना ले। बार बार मैं कह रहा हूँ, इसको संयम का इम्तिहान ना ले करके कोई प्रतिष्ठा का इशू ना बनाए। जहाँ तक कारपोरेट की बात है, ये सभी जानते हैं कारपोरेट के दबाव में ही ये जो कानून 3 कानून लेके आए हैं, इसमें तो कोई दो छिपी बात ही नहीं है। अभी ये कारपोरेट के दबाव में ये ले गया। जहाँ तक ये बात है कि कहीं जाके देखो, आप बताइए कि अब जोत जो है 1 एकड़ की, 2 एकड़ की, 3 एकड़ की, 4 एकड़ की रह गई है, वो यहाँ से मद्रास में, बम्बई में बेचने जाएगा उस थोड़े से प्रोडक्ट को बेचारा। उस पर क्या लागत आएगी, वहाँ रहना कितने दिन पड़ेगा, ये छोटी छोटी बातों को ये ध्यान ही नहीं दे रहे। ये संभव नहीं है, हवाई बातें हैं। अब वो इतने बड़े किसान कहाँ रह गए हैं जिसके पास 100 एकड़ हो, 50 एकड़ हो, 60 एकड़ हो। अब तो जोत बहुत छोटी रह गई है, 1 एकड़ की, 2 एकड़ की। इस बात का ये ध्यान ही नहीं दे रहे कि ये जो बात कर रहे हैं आप कहीं भी बेचो। पहले भी कहीं बेचने की पाबंदी कहाँ थी? जैसे मेरे दूसरे प्रतिभागियों ने कहाँ पाबंदी, गाँव में आप जाके देखें
किसी व्यापारी को बेच देते थे, कपास ले जाओ मेरे घर से उठा लो, अच्छा ऐसे बाजरा, ऐसे गेहूँ, ऐसे चना, तो ये तो कोई बात नहीं है। कौन सी नई बात कह रहे हैं भाई आपको छूट मिल गई, कौन सी नई छूट मिल गई? ये समझ नहीं आई आज तक बात। कि आपको आजादी मिल गई, आप अपनी प्रोडक्ट को कहीं भी बेच सकते हैं, तो पहले भी बेच सकते थे, पाबंदी थी उस पर। चलिए सीमा गिल जी आप कुछ कहना, ठीक है अनंतराम जी, सीमा गिल जी आप कुछ जी की यही बात को मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहती थी, क्योंकि सरकार यही बात कह रही है अनंतराम जी कि जो पहले आपको कहीं जाके बेचना पड़ता था, अब जो खरीदार है वो आपके घर पे आके आपसे खरीदेगा। पहले भी मैडम घर पे लेते थे, गाँव में आप जाके देखिए, मैं तो इस व्यवस्था को ठीक समझता हूँ, आपके घर से उठा के ले जाते थे। कुछ गांव में होते हैं, गांव में आड़ती सिस्टम चलता है। हाँ, गांव में आड़ती सिस्टम ऐसा नजर आता है, पहले देखा है सीमा जी, जैसे गांव में हम देखते हैं कई बार, तो लोगों का एक खास 2-4 आड़ती होते हैं गांव के ही, और आसपास के जितने गांव होते हैं उनका एक भरोसा भी होता है उनके ऊपर, और आज तक धोखेबाजी की बातें वहां बहुत कम देखने को मिली हैं, क्योंकि विश्वास पात्र वो लोग होते हैं। हाँ, मैं बता दूं मैडम को, सुषमा जी ने ये बात लोकसभा में विपक्ष में जिन्होंने कहा था कि आज की ये कहना चाहिए, ये आपके क्या जहाँ से निकालते हैं पैसे आप वो हैं, उनकी बात मैं कह रहा हूँ। उनसे समय समय पर उधार भी लेते हैं और चीजें भी लेते हैं, उनको फिर फसल आने पर देते हैं, पैसे उठाते हैं। अब भी ऐसी कोई बात नहीं है जी। चलिए सीमा गिल जी, सबको आपने सुना, आपका कमेंट मैं चाहूँगा, उसके बाद कार्यक्रम संपन्न हम करना चाहेंगे। और लगातार एक ही बात हो रही है कि सरकार को उदारता दिखानी चाहिए। ये सब लोग जो हमारे साथ पैनल में जुड़े हैं, सभी वरिष्ठ लोग हैं, उनका यही कहना है कि उदार हृदय से सरकार अगर किसानों से बातचीत के लिए सामने आती है तो रास्ता निकल सकता है। ये चुनाव मैनेज करना, इस तरह की चीज़ें करना, ये बीजेपी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसका जो आने वाले दिनों में लंबे समय तक रिजल्ट की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ठीक नहीं होगा, वो नुकसानदायक हो सकता है बीजेपी के लिए। जो लॉबी बाहर है, सरकार के आसपास की लॉबी जो है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है सरकार के लिए से उनको सुझाव देकर, उनको नई नई रणनीतियां बनवाकर गलत में ना ले जाए, ऐसा संकेत मिल रहा है इस बातचीत में, आज के चर्चा में। बिल्कुल शमशेर जी, देखिए मैं कहती हूँ कि सरकार को उदारता दिखाने के साथ साथ दूरदृष्टिता भी दिखानी पड़ती है। और कई बार ना जब अब बात देश की होती है तो कई बार अपने पर्सनल इंटरेस्ट, पार्टी के इंटरेस्ट को पीछे रख के देश को किधर लेके जाना, उसकी नीति और निर्देश एक तय करने होते हैं कि हमको अब अपने देश को इस तरीके से लेके जाना है। और जब भारत जैसे देश की हो, जब डेवलप कंट्री 140 करोड़ लोगों में ज़्यादातर लोग किसानी पे निर्भर हों, तो वहाँ पर अगर एक वर्ग का सरकार से भरोसा उठता है तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी ज़रूरत आज की डेट में सरकार की तरफ से मेरे हिसाब से शमशेर जी ये है कि सरकार ये निश्चित करे, वो बार बार कह रही है अपने उससे, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर इसका विश्वास नहीं हो पा रहा है कि वो किसानों के हक में बात कर रही है, ये किसानों के बारे में सोच रही है। पूरी तरीके से किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो कृषि कानून है वो हमारे हक में है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई भी नीति बनती है वो देश की दिशा तय करती है आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए। और जहाँ पर अब हम लोग जिस स्टेज पर हैं, पूरा इंटरनेशनल लेवल पर आप देखिए अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, पैंडेमिक के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। उस वक्त में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ऐसी पॉइंट था अर्थव्यवस्था में कि कृषि क्षेत्र में ने हमको बचाया और उसने हमको सस्टेन किया है। उसमें अगर एक वो वर्ग जो आपकी उस अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है, उस पर आपका विश्वास अगर कम होता है तो चिंता का विषय है। सरकार को बार बार ये कोशिश करनी चाहिए, एक बार नहीं बार बार ये कोशिश करनी चाहिए कि सरकार अपनी बार बार ये कोशिश में ये सुनिश्चित करे कि किसान वर्ग के साथ सरकार खड़ी है। अभी तक किसान जो आंदोलन में बैठे हैं या इंडायरेक्ट तौर पर जो घरों में भी बैठे हैं, वो लोगों में से कुछ लोगों के दिमाग में सवाल जरूर आ गए हैं कि सरकार कहीं ना कहीं हमारे साथ ना होकर के बिजनेसमैन लॉबी के साथ में खड़ी हुई है। ये महत्वपूर्ण है, ये चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए 140 करोड़ लोगों के देश को चलाना आसान नहीं होता। आप 5 साल की सरकार के बाद आपके बाद हो सकता है कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाए, लेकिन दिशा जो होती है वो नीतियां निर्धारित करती हैं और वो लंबी चलती हैं। आपकी कहते हैं कि अगर छोटे वक्त में आपने कोई बड़ी चूक की होती है तो उसका असर बहुत लंबा होता है। यहाँ पर अगर सरकार कोई चूक करती है तो उसका खामियाजा आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी यहाँ पर बहुत बड़ी हो जाती है और मुझे लगता है उनको दूरदृष्टिता के साथ में इस बात को रेखे रखना चाहिए और उसको रखना चाहिए कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। क्योंकि बार बार जो किसानों की तरफ से आवाज उठाई जा रही है शमशेर जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है
कि सरकार सिर्फ बिजनेस लॉबी के साथ खड़ी है, बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रही है, किसानों के हक में नहीं है। तो सरकार को ये क्लियर करना चाहिए और कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके एक कदम आगे बढ़ाकर ये सरकार को दिखाना चाहिए। जो कदम है वो पहले आगे आने चाहिए। किसान चाहे उसको लेकर अपनी तरफ से इस बात को लेकर अड़े हैं कि हम तो कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की जो मंशा है, काम करने का जो तरीका है, वो भरोसे वाला किसानों को हो तो किसान जो है वो कहीं ना कहीं सरकार से बातचीत के लिए तैयार है। नहीं तभी तो ये बातचीत आगे बढ़ेगी, अन्यथा ये बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। धर्मपाल धनखड़ जी बहुत बहुत शुक्रिया, गुरजीत सिंह मान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अनंतराम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सिमगिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस चर्चा में जो हम बात कर रहे थे, निष्कर्ष जो हम निकालें तो ये निकलता है कि सरकार को इस मसले पर गंभीरता से काम करना चाहिए और दूरदर्शी सोच के साथ सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि चुनाव होते रहते हैं, चुनाव आते रहते हैं, चुनाव जाते रहते हैं, लेकिन एक विश्वसनीयता जो होती है सरकारों की, उस विश्वसनीयता पर सवाल ना खड़े हों, उसके आगे क्वेश्चन मार्क ना लगे। केंद्र सरकार ने कई ऐसी नीतियां बनाई, कई ऐसे फैसले किए हैं जिनको किसानों ने भी स्वीकार किया है, जिनको देश की आवाम ने भी स्वीकार किया है, और उसी के नतीजे सरकार दूसरी बार और भी ज्यादा बेहतर बहुमत के साथ सत्ता में आई। ये तभी तो हुआ कि सरकार पर लोगों का भरोसा कायम रहा। लेकिन कृषि कानूनों के चलते कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की जो पॉलिसीज है, इन कानूनों को लेकर वो कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ झुकाव नजर ज्यादा आता है, तभी किसानों में नाराजगी दिखती है। लेकिन अगर सरकार इस पूरे मसले पर गंभीरता से, पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी से काम करेगी तो किसान इस आंदोलन को वापस भी लेंगे, सरकार की बात को सुनेंगे, और सरकार को इस बात से चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं कि अगर इस कानूनों को वापस ले लेते हैं तो फिर कहीं वो हश्र ना हो जाए जो कांग्रेस पार्टी का हुआ था। क्योंकि जितने भी हमारे साथ एक्सपर्ट लोग थे उनका यही कहना था कि वो दौर अलग था, कांग्रेस की छवि बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और भ्रष्टाचार में कांग्रेस पार्टी को लेकर जो आरोप लग रहे थे कि वो आकंठ डूबी हुई है, तब जाकर के कहीं ना कहीं उस आंदोलन का असर कांग्रेस पार्टी पर पड़ा। लेकिन इसमें अगर सरकार पीछे हटती है तो सरकार की छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनको लोगों ने स्वीकार भी किया है और उन स्वीकार किए फैसलों के चलते फिर से बहुत अच्छे बहुमत के साथ प्रधानमंत्री मोदी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।